चले स्टार्ट करें। So as we had discussed, we are going to learn some idioms and phrases. Perfect. Shall we begin? Let's start. Now, we're going to learn some 10-15 phrases and idioms. Okay, we'll discuss 10 or 15 idioms. So the first we have a blessing in disguise. Okay, have you heard this before? Any idea? कुछ पता है क्या होता है? A blessing in disguise. Blessing पता है, right? Blessing मतलब आशीर्वाद. लेकिन disguise का क्या होगा? मतलब disguise. So the clear meaning goes something that happens or something that seems bad at first but turn out to be a great. ठीक है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ शुरुआत में तो डिफिकल्ट लगती है और बहुत बुरी लगती है कि अरे यार ये क्यों हो गया, है ना? ऐसा होता है बहुत बार, आपको लगता है ओ माय गॉड व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, बट इवेंचुअली वो एक अच्छे के लिए हुआ आपका. करेक्ट है. लाइक सपोज वी टेक एग्जांपल, लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी बिकॉज आफ्टर दैट आई गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी. करेक्ट, क्योंकि वो जॉब लूज करने के बाद मुझे एक अच्छा मिला. अगर यहाँ अटक गया होता तो ये तो एक एवरेज रहता. सो कुछ चीज़ अगर बुरी हुई है शुरू में तो वो आगे चल के आपके फायदे साबित हो सकती है. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. गॉट इट. वी हैव एग्जांपल यहाँ. लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज इट पुश मी स्टार्ट माय ओन बिजनेस. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू वांट टू राइट इट? You can write the idiom. Okay, we'll discuss the new sentences after that. Wait, no need to write example. We'll write own example after that. You just have to write idiom and meaning. Okay. Done? You writing example? Okay. Now next we have a dime a dozen. Okay, a dime a dozen. Now this idiom is something which is very common and easy to find. Correct. बहुत बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें होती है जो आसानी से हम लोग ढूंढ लेते हैं विच आर क्वाइट कॉमन. जैसे उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास. करेक्ट. वी हैव सम ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल. जैसे कि if you want to say I don't need this dime a dozen friends in my life, है ना, मुझे ऐसे कॉमन फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे बहुत मिल जाएंगे, है ना. मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो आप लाइफ में आगे और भी ढूंढ सकते हो, वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको. आई नीड अ बेस्ट फ्रेंड, आई डोंट नीड अ फ्रेंड हु आर डाइम अ डजन इन माय लाइफ. राइट. या तो हम लोग बोल सकते हैं देयर आर सम ग्रोसरी शॉप्स आर डाइम अ डजन इन आवर लोकेलिटी. करेक्ट. मतलब वो ग्रोसरी शॉप बहुत कॉमन और इजीली हम लोग ढूंढ सकते हैं, ऐसे हैं हमारे लोग. डाइम अ डजन सिंपली समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ क्वाइट इजी टू फाइंड. ओके, बहुत आसानी से हमको मिल जाता है. गॉट इट? क्लियर है? दैट्स. मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑल ईयर्स. आई थिंक आई हैड टोल्ड यू दैट अ कपल ऑफ डेज बिफोर व्हेन आई सेड whenever we are listening something very carefully, we are paying 100% attention. That means we are all ears. अगर मुझे किसी को बोलना है कि हाँ बताओ बताओ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुमको ही सुन रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा yes I'm all ears, I'm paying attention on you whatever you're saying it. Right. That means I'm all ears.
fully listening and 100% paying attention, correct? Like this happens when somebody is saying something and you're paying 100% attention on that. You're listening carefully. Clear? Yes. All in the same boat. Well, this is quite common. Huh? Exactly. ऐसा ये बहुत कॉमन इडियम है, एक तरह का फ्रेज है कि हम सब एक ही प्रॉब्लम्स में हैं, हम सब एक ही कंडीशन, एक ही परिस्थिति में हैं. क्लियर? लाइक whenever something happens bad, like if somebody is in a problem and you have the same problem in it, you can simply say we are all on the same boat, right? Like you're facing some difficulty in life, so the other person is complaining you or why it is always happening in हिंदी में सुना है. हाँ हिंदी में बोलते ना यार ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है. तुम बोलोगे क्या हो गया यार, मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर किया, नहीं हुआ, तुम्हारा हो गया तो मेरा भी क्या हुआ, मेरा तो नहीं हुआ. वी आर ऑल इन सेम बोट, हमको सेम ही मार्क्स मिला है, सेम ही तो है. तो दैट हैपेंस है ना बहुत बार. अरे यार महंगाई बढ़ गई है, मेरे लिए वो तो तुम्हारे लिए थोड़ी बढ़ी है. द इन्फ्लेशन इज नॉट ओनली फॉर यू, इट्स फॉर एवरीबडी. वी आर ऑल इन सेम बोट, करेक्ट? हम सब एक ही परेशानी में हैं. वी कैन सी द मीनिंग. अ सिचुएशन और अ प्रेडिक्मेंट which is same for everybody, right? Same situations for predicament is like something which is going to happen in future, भविष्य में होने वाले issues. So same situations for everybody, right? Example like everybody in staff got a pay cut. We're all in the same boat, correct? जैसे सबकी all the employees got deduction in their salary, like they all in the same boat. सबकी परेशानी same है. Moving to the next one. Did you write that? Yes. Done with the writing? Yes. Okay, now moving to the next. That is barking up the wrong tree. Have you heard this before? Bark मतलब क्या होता है? Dog. कौन bark करता है? Dog. Dog bark करता है. Wrong tree मतलब क्या? वो अच्छा tree देख के bark करे. Wrong tree. So the idioms and phrases are never meant to have a literal meaning. ठीक है? मतलब एग्जैक्ट मीनिंग उसमें नहीं जाता है कभी भी. इसका मतलब है कि किसी को समझाना बट हाँ. समझ नहीं आ रहा. नहीं, ये थोड़ा अलग है. ये है किसी को अगर आपको ब्लेम करना है, समझो गलती किसने की और ब्लेम किसी और को करना. क्लियर है? जैसे इसका एक और सेम इडियम है, नॉकिंग एट द रॉन्ग डोर. ये सुना रहेगा, नॉकिंग एट द रॉन्ग डोर मतलब तुम गलत दरवाजा खटखटा रहे हो. ये नहीं है, यहाँ खटखटाओ, यहाँ तुम्हारा काम. सो दिस गोज सेम. अक्यूजिंग और ब्लेमिंग अ रॉन्ग पर्सन. किसी को, गलत आदमी को हम लोग अक्यूज कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं. लाइक इफ यू थिंक आई हैव स्टोलन योर मनी, सॉरी, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. क्लियर है? तुमको लगता है मैंने चुराया तुम्हारे पैसे, नहीं, तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो. ठीक है? यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. Moving to the next one, which is beat around the bush, right? Now ये बहुत कॉमन है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में हम लोग शायद अच्छे से इसको यूज़ नहीं करते. वो सुना होगा ना, घुमा फिरा के बातें करना, right? Yes. So that simply goes beat around the bush, beating around the bush something. अगर आप किसी चीज़ को घुमा फिरा के बोल रहे हो, it means simply you are beating around the bush. मेन मुद्दे पे ना आके घुमाना बातों को. Correct? That is, you can write the meaning, avoiding the important points. Avoiding the important point. या तो जैसा यहाँ लिखा है वो लिख सकते हो. like आपको किसी को बोलना है कि now you have to stop beating around the bush and tell me what exactly happened, right? बातें घुमाना बंद करो और बताओ exactly हुआ क्या है. That's if somebody is just going on and on and on in a discussion and just being indirect about something, just tell them stop beating around the bush. Tell me what is the main matter. Right? Got it? Clear? Bite the bullet, right? इसका ये मतलब नहीं कि बुलेट को बाइट करना है या काटना है. It doesn't mean bite means काटना, right? Yes.
दांतों से काटना, like but the phrase or the idiom means a situation or a particular difficulty when somebody faced that difficult situation in a brave way, bravely, एकदम मतलब बहादुरी से किसी परेशानी का सामना करना, मतलब होता है to bite the bullet. Exactly, right? Like she has to bite the bullet and tell the truth. ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा ब्रेवरी के साथ, बहादुरी के साथ सच बोलना पड़ेगा. करेक्ट. Did you understand this? Yes. Clear meaning? Yes, I understood. Moving to the next one, that is bury the hatchet. Correct? Bury the hatchet. हालांकि अगर पहला वर्ड देखिए, बरी करना मतलब किसी चीज को गाड़ देना. गाड़ देना. ये सुना है पंजाबी में एक अच्छी कहावत है, जैसे ये हम लोग इंग्लिश में सीख रहे हैं, पंजाबी में होता है कि मिट्टी पाओ. मिट्टी पाओ. हाँ, वो बोलते हैं छोड़ो यार, मिट्टी पाओ, खत्म करो ये मैटर. कितना झगड़ोगे आपस में, अभी दोनों मिलो, बात खत्म करो, मैटर खत्म करो. सरदार ऐसे बोलते हैं. हाँ, वैसे बोलते हैं मिट्टी पाओ. एक मूवी है, झगड़ा हुआ था सरदार. नहीं बहुत सारे मूवीज में बोलते हैं अरे मिट्टी पाओ यार, छोड़ो, खत्म करो. ठीक है, तो बरी द हैचेट मतलब सर कोई पंजाबी से बोल ही नहीं सकता. नहीं ऑफ कोर्स मूवी, अरे एक मूवीज में बोल, झगड़ा हो गया, उसे साइड में चाकू लेके बोलते हैं. नहीं, दे आर क्वाइट स्वीट, बट उनका उनमें कहावत है कि मिट्टी पाओ किसी चीज़ को. हिंदी में मुझे याद नहीं आ रही क्या कहावत है, बट पंजाबी में मिट्टी पाओ मतलब बात को ख़त्म कर दो भैया. ठीक है, लाइक बरी द हैचेट सिंपली मीन्स मेक पीस आफ्टर a big conflict, after a fight. Make peace after a fight or after a conflict, right? Make peace after a conflict. Conflict मतलब किसी झगड़े के बाद शांतता बनाए रखना, शांत हो जाना. लाइक हम लोग बोल सकते हैं ना, लाइक बहुत सालों की किसी की दोस्ती होती है, दोनों में दरार चल रही है और फाइनली वो लोग आपस में आए, उन्होंने जो भी उनके जो भी वाद विवाद थे वो ख़त्म कर दिए, उनके डिफरेंसेस ख़त्म कर दिए, राइट? Like after a year, they both buried the hatchet. Like Shah Rukh and Salman buried the hatchet after many years. You know? They came together and they buried the hatchet. उन्होंने आपस के झगड़े खत्म कर दिए. सर इतने भारी वर्ड तो कभी सुने ही नहीं थे. नहीं सुने ना, यही तो प्रॉब्लम है. As a beginner of English learning, you need to understand कि ये conversation का important हिस्सा है. You have to use. आपको idioms ऐड करने हैं अपनी कम्युनिकेशन में. यू मस्ट ऐड सम ऑफ द idioms. यू डोंट हैव टू 100-200 पढ़ के रखने की ज़रूरत नहीं, बट दीज आर वेरी कॉमन. हाँ, ये बहुत कॉमन है. इंटरव्यू में भी बात करते करते बातचीत में ये वर्ड्स वो लोग यूज़ करते हैं. सम ऑफ द प्रोफेशनल पीपल यूज दीज आर वेरी, लाइक वी ऑल आर इन द सेम बोट. इसका मीनिंग आपको खुद पता चल गया, बट आपने इसको यूज नहीं किया, कभी नहीं किया. तो दिस इज द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड. इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, यू कैन सिंपली गो विद दैट वन इडियम, है ना. इतने बड़ी कहानी का एक छोटा सा कहावत में जनरेट हो जाता है पूरा बात. बरी द हैचेट क्लियर. बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, राइट, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ. ये बड़ा मज़ेदार है. लाइक बेयरली और नैरोली एस्केपिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट. कोई भी बड़ी परेशानी से बस स्लाइटली बच के निकल जाना, मतलब एंड मोमेंट पे बच जाना. क्लियर है. Like many times happens, नहीं,
you told me the one. Let's connect that. You said Kavita's sister, she got the passing marks. It means she passed by the skin of her teeth. Okay, मतलब उसको उतने ही पासिंग मार्क्स मिले, मतलब वो बच के निकल गई, फेल होते होते बच गई, है कि नहीं? मतलब बड़ी परेशानी आने वाली थी लेकिन बस थोड़े के लिए बच गई एकदम से, है कि नहीं? Like she was about to say something but she stopped herself and she got saved by the skin of her teeth. मतलब कुछ ऐसा उल्टा बोलने वाले ही थे कि रुक गए तो बच गए। उस बड़ी परेशानी आ जाती, झगड़े हो जाते, बट देन शी स्टॉप्ड एंड एनी टाइम इट हैपेंस। वी आर अबाउट टू डू समथिंग डिफिकल्ट बट वी गेट एस्केप्ड वेरी नैरोली एंड वेरी सर कि अगर खुद के लिए बोल रहे हैं that I escaped by the skin of your tooth. माय टीथ। My teeth. योर तो एज एन एग्जाम्पल है, मेरे बारे में माय टीथ, उसके बारे में हिज और हर टीथ, ऐसा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? Call it a day. Why? This is very easy. You must have heard this. सुना ना यार, आपने सुना है कि नहीं? ये भी नहीं सुना है। Call it a day means to stop your work or end a particular activity. मतलब काम रोक देना, सिंपली काम खत्म करना। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको स्टॉप कर देना। ये मोस्टली आप देखेंगे ऑफिसेस में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, सिविल नहीं नॉट फील्ड वर्क में, या मोस्टली जो भी आपकी ड्यूटी है और आप थक गए हो, आप बोलते चलो भाई ये आप यहीं रोकते, बाकी कल करेंगे, लेट्स कॉल इट अ डे। करेक्ट? सिंपली जैसे कि वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, we have been working on this project for the whole week, let's call it a day, we'll do tomorrow. ठीक है? या तो we have been working since morning, let's call it a day, we'll do tomorrow. सुबह से काम कर रहे हैं, अभी बस खत्म करते हैं, रुकते हैं, बाकी कल करेंगे। जैसे मैं अभी भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, let's call it a day, that's it for the day, आज के लिए इतना काफ़ी है, we'll resume it tomorrow। ठीक है, आगे हम लोग कल शुरू करेंगे, लेट्स कॉल इट अ डे, अभी यहाँ पे इसको खत्म करना। क्लियर? कोई चीज़ रोकना, कोई काम को रोक देना मोस्टली। नेक्स्ट इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ओके, क्या लगता है इसका क्या मीनिंग हो सकता है? कैन यू गेस? मतलब हाथ और पैर के लिए कॉस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, हाथ पैर खरीदने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप कोई चीज़ एक्सपेंसिव खरीदने की सोच रहे हैं, इट मीन्स यू आर कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग, राइट? Like for example, I have been saving this money, because the car which I am thinking to buy, that will definitely cost me an arm and a leg. मतलब जो कार मैं खरीदने की सोच रहा हूँ तो बहुत महंगी होने वाली है, इसके लिए मुझे पैसा सेव करना है। जैसे आपको किसी को सजेशन देना है, डोंट बाय दैट, इट विल डेफिनेटली कॉस्ट यू आर्म एंड अ लेग। वो खरीदो मत, बहुत महंगा है वो, आपको बहुत पैसे भरने पड़ेंगे। गॉट इट? दैट्स समथिंग विच इज very expensive. Shall we go to next? Next we have cry over spilled milk. Okay? अभी डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्पिल? व्हाट डज द स्पिल मीन? क्या हो सकता है स्पिल का मीनिंग? स्पिल तो थूकना हुआ ना बेटा। स्पिल स्पिल का मतलब कोई चीज़ फैल जाना, गिर जाना। आप चाय पी रहे हो, स्पिल हो गई आपके कपड़े पे, मतलब फैल गई, गिर गई, राइट? तो कोई भी चीज़ गिर जाना, फैल जाना, दैट इज स्पिल। तो अब जब दूध गिर जाता है ज़मीन पे
तो आज तक शायद ही किसी ने उस गिरे हुए दूध को उठा के रीयूज किया होगा, किया है क्या कभी किसी ने? पॉसिबल ही नहीं है. दैट इज वाई वी शुड नेवर क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. मतलब जो हो गया सो हो गया, उसके लिए रोते रहना जरूरी नहीं है. क्लियर है? इट्स इसका मतलब है टू वरी और लाइक फीलिंग कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट हैपेंड and we cannot change, right? Like in the past something happened bad with you and you're still crying for that. It means you're crying over spilled milk. गिरे हुए दूध के ऊपर रो रहे हो, गिरे मतलब ऐसी कोई घटना के ऊपर रो रहे हो जो ऑलरेडी हो चुकी है और उसे हम बदल नहीं सकते. We cannot change that. We cannot go back to past and make it a change, right? Like there are many things. बहुत बार ऐसा होता है ना. He has been crying over spilled milk for months. Because of his the job that he lost. ठीक है, मतलब जो जॉब उसकी छूट गई उसके लिए वो अभी तक रो रहा है. वो हो गया तो हो गया. Let's just go for the new opportunity ना. You should be paying attention to the new one instead of crying over spilled milk, right? बीती हुई परेशानियों को भूल के आगे बढ़ना, मतलब उस पर रोना, मतलब crying over spilled milk. क्लियर है कंदन? Cut corners. Now, cutting corners means simply we are sacrificing quality or doing something quickly, right? हम लोग कुछ जल्दी से कर रहे हैं और सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी चीज़ पे, कोई चीज़ घटा रहे हैं. दैट मीन्स वी आर कटिंग द कॉर्नर्स, करेक्ट? लाइक टू सेव द कंपनी दे हैव टू कट द कॉर्नर्स, ओके, बाय डिडक्टिंग द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, करेक्ट? मतलब एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से उनको डिडक्शन करना पड़ रहा है अपनी कंपनी को बचाने के लिए. कट कॉर्नर्स मतलब एक सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. या तो हम एग्जांपल और ले सकते हैं, लाइक वी डू नॉट हैव टू कट द कॉर्नर्स ऑन दिस प्रोजेक्ट, राइट? हमको इस प्रोजेक्ट पे किसी भी तरह का कॉर्नर कट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट विल नॉट इम्प्रेस द क्लाइंट्स. क्लियर? अगर हमने उसमें हल्की क्वालिटी रखी तो वो हमारे क्लाइंट को इम्प्रेस नहीं करेगा. इट विल डेफिनेटली नॉट इम्प्रेस द क्लाइंट. क्लियर है? वी शुड नॉट कट द कॉर्नर्स इफ यू वांट टू हैव अ प्रॉपर क्वालिटी. हम लोग क्वालिटी घटा देते हैं, कट द कॉर्नर्स करते हैं, मतलब ठीक है. यू आर कटिंग द कॉर्नर्स बाय बाइंग दिस चीप मटेरियल. ऑब्वियसली आप चीप मटेरियल कट रहे हो मतलब यू कटिंग द कॉर्नर्स ना. सिंपली आप क्वालिटी पे सेक्रीफाइस कर रहे हो, करेक्ट? दैट इज ऑल. नेक्स्ट, ये हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आधा अधूरा है, हम लोग पूरा लिखेंगे. ठीक है? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. Now, do you know what does the silver lining means? एक ऐसी लाइन जो चमक रही है सिल्वर की तरह, एक आशा की किरण. आशा की किरण, उसको सिल्वर लाइन बोलते हैं. यहाँ पे तो एटलीस्ट को वही बोलते हैं. हर एक काले घने बादल के बाद एक आशा की किरण होती है. हाँ. तो आदमी क्या चूज करता है, काले घने बादल की आशा की किरण? आशा की किरण. Exactly. So in every difficult situation there is always a silver lining is there. Okay, that's how. Like there is always a positive in difficult situation. Positivity. We have to have that patience for the positivity. Got it? Like बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि don't worry, every cloud has a silver lining. You will get a better one. You will get better opportunity. है ना? जॉब छूट गया तो क्या आगे दूसरे उसके लिए करो, आगे अच्छा मिल जाएगा. There is always a silver lining in your life, right? Next,
फेस द म्यूजिक। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा एकदम अजीब सा भी है। फेसिंग द म्यूजिक, इट डजंट मीन यू आर एंजॉयिंग द म्यूजिक, यू आर फेसिंग इंटरेस्टिंग म्यूजिक। फेसिंग द म्यूजिक सिंपली मीन्स यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस इन द फ्यूचर। आगे जाके कुछ पछताना पड़ेगा। म्यूजिक सुन के नहीं, टू फेस द म्यूजिक। म्यूजिक का कोई लेना देना ही नहीं है। म्यूजिक हैज नथिंग टू डू विद इन दिस इडियम। सिंपली ये बता रहे कि फेस द म्यूजिक मतलब कोई ऐसा आगे आने वाली परेशानियों के लिए तैयार रहो। आगे परेशानियां आएंगी, ठीक है। हाँ, जैसे आपको बोला यू हैव रियली मेड अ बिग मिस्टेक, नाउ बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब आगे तुम परेशानी, आगे आने वाले अंजाम के लिए तैयार सर रहो। इसमें बहुत सारे वर्ड्स मेंशन है जिनका लाइन से मीनिंग से कुछ नहीं है। नहीं लेना देना। लिटरल मीनिंग इडियम्स में नहीं होती है। जैसे हमारे हिंदी में होता है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, नाच ना जाने तो समझ में आया, आंगन कभी टेढ़ा होता है क्या? कौन टेढ़ा आंगन बनाएगा क्या? तो हिंदी में भी तो कुछ ऐसे कहावतें हैं जिसका लिटरल मीनिंग ही नहीं आ रहा ना। तो वैसे तो ये इंग्लिश में आ कहावत रहा है। है, ये मतलब- इडियम्स ऑफ कोर्स हिंदी में इनको कहावतें ही कहा जाता है ना भाई। मैंने तो कोटेशन सुना था। क्या था ना? कोटेशन। कोट, कोट भी होता है। कोट भी मतलब किसी, कोट वो होते हैं जो महान लोगों ने कहे हैं, वो भी होते हैं। बट ये जनरली एक कहावतें हैं, एक तरीके से इडियम्स, फ्रेजेस है ना। सो कॉन्फ्रंट द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रेडी रहना ready रहना। किसी चीज़ के लिए, आगे आने वाली परेशानियों के लिए रेडी रहना, ठीक है। जैसे बोल सकते हो ना, ओ माय गॉड यू हैव यूज्ड योर बॉस मोबाइल, नाउ यू बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए फेस, ठीक है। सो आई थिंक वी हैड कंप्लीटेड 17 ऑलमोस्ट 17, राइट? 17 हो गया, आपने 2 मिस करे बीच में तो 15 टोटल है। परफेक्ट, दैट्स इट फॉर द डे। बिकॉज हम लोग इतना ही करेंगे, इसके लिए हमको खुद के सेंटेंसेस भी बनाने, वी हैव टू मेक आवर ओन एग्जाम्पल्स फॉर दिस, ठीक है। क्लियर है? दैट्स इट फॉर द डे।